तो ये हिंदी वर्णमाला का भाग 9 है। इसके पहले आपने भाग 8 पढ़ा है और 8वें भाग में व्यंजन वर्णों की पहचान पढ़ी है और 9वें भाग में आप व्यंजन वर्णों में इसके प्रकारों को पढ़ेंगे। जी हाँ मित्रों नमस्कार, मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। इसमें हम लोग व्यंजन वर्णों के प्रकारों को पढ़ेंगे। तो सामान्य आधार पर कितने प्रकार होते हैं इसके पहले की वीडियो में आपने जाना है। 7 प्रकार होते हैं। उसमें से पहला जो प्रकार है आपका वो है स्पर्श व्यंजन। इसी स्पर्श व्यंजन को हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्पर्श व्यंजन आपके सामने लिखे गए हैं। इन्हीं अक्षरों को स्पर्श व्यंजन कहा गया है। क्यों इन अक्षरों को स्पर्श व्यंजन कहा गया है, इसका रीज़न हम लोग आइए विस्तार से जानते हैं। स्पर्श मीन्स होता है छूना, स्पर्श करना, टच करना। और वर्ण की परिभाषा आप लोग बहुत पहले जान चुके हैं। तो वर्ण है, ध्वनि है, लेकिन स्पर्श ध्वनि है। स्पर्श मीन्स छूना, टच, ऐसी ध्वनि है। तो वर्णमाला में बहुत से अक्षर हैं, लेकिन ये 25 अक्षर ऐसे हैं जिनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है, छूने वाला व्यंजन कहा गया है। क्यों छूने वाला व्यंजन कहा गया है? क्योंकि शिक्षा शास्त्रियों ने देखा कि इनमें से किसी अक्षर को हम बोलते हैं तो इसमें हमारी जीभ का अहम रोल होता है। इसके पहले हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जब हम किसी ध्वनि को बोलते हैं तो श्वास वायु को बाहर निकालते हैं, लेकिन इच्छित ध्वनि निकालने के लिए हम उस श्वास को, उस निकलती हुई वायु को विभिन्न दशाओं में अवरुद्ध करते हैं, चाहे जीभ के द्वारा, चाहे कंठ के द्वारा, चाहे नासिका के द्वारा। किसी न किसी प्रकार से उस हवा को, उस वायु को अवरुद्ध करते हैं और हमारी मनचाही ध्वनि निकल जाती है। तो ये स्पर्श व्यंजन, इसको छूने वाला व्यंजन क्यों कहा गया? क्योंकि इसको जब भी हम बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा है, जो जीभ है हमारी, वह हमारे मुख के आंतरिक भाग को टच करती है, कहीं ना कहीं छूती है, विभिन्न भागों को छूती है। तो इसको हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले आइए इन अक्षरों की जो बेसिक बातें हैं, जो बहुत ही आधारभूत, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है 1 2 3 4 5, ये कुल मिला के आपकी 5 लाइनें हैं। और पूरे वर्णमाला में यही 5 लाइन ऐसी हैं जिनमें प्रत्येक लाइनों में 5-5 अक्षर हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 और इसमें भी। यही वर्णमाला की 5 ऐसी लाइन है जिसमें 5-5 अक्षर हैं और कोई लाइन ऐसी नहीं जिसमें 5 अक्षर हो व्यंजन में। तो कुल मिला के अगर हम काउंट करते हैं तो 5-5 अक्षर 5 लाइन में, तो 5 25, कुल ये हमको 25 अक्षर मिलते हैं। कई बार मित्रों क्वेश्चन पूछा गया स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 है। और कई बार प्रश्नों में इसी में से कोई एक अक्षर दे के पूछा जाता है कौन सा स्पर्श व्यंजन है, तो इसी में से कोई ना कोई एक रहेगा। इसके बारे में हमको जो जानना है, बहुत ही ज़रूरी बात वो ये है कि इन 5 लाइनों का अपना एक नाम रखा गया है, अपना एक नाम रखा गया है। जैसे आप लोग देखते होंगे अपने घर, गांव, शहर में कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार का रहता है, कुछ विशेष गुण उसमें रहता है, तो उसी गुण के आधार पर उसका एक दूसरा नाम पड़ जाता है, एक दूसरा नाम रख दिया जाता है। उसी प्रकार इनमें जिस प्रकार का गुण है उसी प्रकार का इन 5 लाइनों का नाम रखा गया है और नाम इन पहले अक्षर को लेकर रखा गया है। इन्हीं पहले अक्षर को ही इन लाइनों का नाम मान लिया गया है। और प्रत्येक लाइनों को एक वर्ग कहा गया है। वर्ग मीन्स एक प्रकार का रंग रूप, एक प्रकार का स्ट्रक्चर, ढांचा। तो ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, सभी एक वर्ग हैं। 5 लाइनें 5 वर्ग हैं और 5 वर्गों का नाम इसी पहले अक्षर से रख दिया गया है। इस लाइन को कहा गया है का वर्ग और इसी प्रकार इस लाइन को कहा गया है चा वर्ग और अगली लाइन को टा वर्ग, ता वर्ग और अंतिम वाली लाइन को पा वर्ग। ये उदित वर्ण होते हैं। आगे चल के आपको बताएंगे। संस्कृत में तो इसको बड़े आराम से कह दिया गया है कुचु टुतु पु एते उदिताः, लेकिन इसमें आपको विस्तार से पढ़ना है। इन 5 अक्षरों को एक नाम दिया गया 5 लाइनों का
का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, का चा टा ता पा। इस प्रकार से पांचों लाइनों का नाम आप याद रखेंगे, का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, का चा टा ता पा। ये 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो इसको आप बहुत ही ध्यान में बसाए रहेंगे, ये बहुत ही आवश्यक है ये जानकारी। तो इन पांचों वर्गों को ही, इन पांचों वर्गों के सभी अक्षरों को ही स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। इनको स्पर्श क्यों कहा जाता है? तो जब भी इसको हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा हमारे मुख के आंतरिक भाग को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, छूती है, टच करती है, इसीलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन पड़ गया। अब स्पर्श वाली बात आ गई तो आइए देखते हैं हमारा जो मुख होता है, हमारा जो मुख होता है मित्रों, मुझे ज़्यादा कुछ कला बनाने में ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार से यहाँ जो जिह्वा होती है वो जिह्वा इस आंतरिक भाग को कहीं ना कहीं टच पर करती है, छूती है। आइए उन भागों के बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। जो केवल कंठ से ही बोल दिए जाते हैं उसमें जीभ का कोई रोल नहीं होता, ऐसे वर्णों के लिए स्थान है और ये स्थान कंठ है। ये जो ऊपरी छत होता है हमारे मुख के अंदर भाग है, जो उसके ऊपरी छत को, ऊपरी भाग को ही, ऊपर का जो भाग है हमारे मुख के अंदर, उस भाग को ही तालु कहा जाता है। वो भाग हमारा तालु कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ जो हमारा ऊपरी दांत होता है, दांत पे जो मसूड़ा होता है, ध्यान से सुनिए, हमारे मुख के आंतरिक भाग में जो ऊपर वाला दांत होता है, उस दांत पे जो मसूड़ा होता है, उस मसूड़े को लेकर के थोड़ा सा ये ऊपरी भाग, तालु वाला भाग, यानी जो हमारे मुख के आंतरिक भाग का ऊपरी छत है, उसका अग्र भाग यहाँ से लेकर और दांत के मसूड़े तक इतना भाग जो है ये मूर्धा कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। और ये आप जान ही चुके हैं ये क्या है, तो ये नासिका है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमको हमारे दंत मिल जाते हैं, दांत जिसे कहते हैं। और आउटर एकदम बाहर आते हैं आउटर भाग में, तो वो हमारा ओष्ठ कहलाता है। तो कम से कम मित्रों इतने स्थानों को जानना तो हमारे लिए बेहद आवश्यक होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और एक और स्थान है नासिका। कभी कभी किसी किसी अक्षर को बोलने में नासिका का बहुत ही अहम रोल होता है, आगे चल के जानेंगे। तो ये स्थान है, इसमें से कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको जिह्वा इन स्पर्श व्यंजनों को बोलते समय टच करती है, छूती है। तो यहाँ से जिह्वा कभी मूर्धा को छूती है, कभी मूर्धा को छूती है, कभी तालु को छूती है, कभी दांत को छूती है। तो इस प्रकार किसी न किसी स्थान को छूने के नाते ही इन अक्षरों को, इन ध्वनियों को स्पर्श वर्ण कह दिया गया है। तो ये समझना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है हमको याद हो कि इसमें से कौन से अक्षर का स्पर्श स्थान क्या है। स्पर्श स्थान अधिकतर यहीं से पूछा जाता है कि इस अक्षर का स्पर्श स्थान क्या है, क्योंकि यही स्पर्श व्यंजन है। इसमें हम अभी आपको 5 मिनट में याद करा देने वाले हैं कि किस अक्षर का स्पर्श स्थान क्या है। बहुत आपने रटा होगा, बहुत याद किया होगा, लेकिन आज आप 5 मिनट के अंदर ही जानेंगे कि इन सभी अक्षरों का स्पर्श स्थान कहाँ कहाँ है। तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रत्येक अक्षर का स्पर्श स्थान कहाँ है, बहुत ही आसानी से। सबसे पहले तो इनका नाम आप नासिका को छोड़कर सबका लिख लीजिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो हम यहाँ नाम लिख दे रहे हैं।
कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये आपके 3 यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं। ये आपके 5 स्पर्श स्थान हैं। एक काम करिए कि अगर आपको याद करना है तो एक बार इसको देखिए और एक बार इन 5 वर्गों को देखिए। यदि आपको इन स्पर्श स्थानों का पहला अक्षर दे दिया जाए तो आप समझ लेंगे कि इस कौन सा स्पर्श स्थान है। जैसे का कहा जाए तो का से आप कंठ समझ ही सकते हैं, ता कहा जाए तो तालु समझ सकते हैं, मुँह कहा जाए तो मूर्धा, और दा कहा जाए दंत, और ओ कहा जाए तो ओष्ठ। बस इतना आपको ध्यान देना है। अभी आपको 2 मिनट में याद हो जाने वाला है। तो मित्रों, इन सभी स्पर्श स्थानों के पहले अक्षरों को हम शुरू से लेकर अंतिम तक लिख लेते हैं। आइए लिखते हैं। सबसे पहले कंठ का पहला अक्षर का, फिर तालु का पहला अक्षर ता, फिर मूर्धा का पहला अक्षर मु, फिर दंत का पहला अक्षर दा, फिर ओष्ठ का पहला अक्षर ओ। बस हो गया, याद हो गया हमको। होता क्या है, इन 5 अक्षरों का स्पर्श स्थान का यानी कंठ है, इन 5 अक्षरों का स्पर्श स्थान ता यानी तालु है, इन 5 का स्पर्श स्थान मु यानी मूर्धा है, और इन 5 वर्णों का स्पर्श स्थान दा यानी दंत है, और अंतिम में इन 5 का स्पर्श स्थान ओ मतलब ओष्ठ है। तो बस हमको याद हो जाता है, ज़रूरत है ये तो हमको याद ही है, ये सबको याद होगा। कक्षा 1 से हम पढ़ते चले आ रहे हैं काचा टाता पा, काचा टाता पा, या फिर का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग, इस तरह से हमको ये तो याद ही होगा। इसी सीरियल में इसको याद कर लेते हैं। तो इसको याद करने के लिए हम इन सब को जोड़ करके एक शब्द बना लेते हैं। तो शब्द बनाने के लिए हम का, ता, मु, दा, ओ, इस प्रकार से एक शब्द बनाते हैं। तो एक प्रकार की हमारी ट्रिक बन जाती है। ट्रिक कहीं से बनकर नहीं आती, ट्रिक इसी प्रकार से हम बनाते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ चैनल पर और हमारे सभी वीडियो को देखिएगा। इस प्रकार से तमाम कई प्रकार के ट्रिक्स आइडिया आपको मिलते रहेंगे, जिससे हिंदी विषय आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम एक शब्द याद कर लेते हैं, कतामू दो, और ये हमको याद ही है। प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर काचा टाटा पा। परीक्षा में पूछा जाता है किसी अक्षर के बारे में, तुरंत हम रफली ऐसे लिखते हैं, और इसमें भी अगर हमको ज़रा सा मिस्टेक आ रहा है, नहीं उस समय याद आ रहा है, तो यहाँ हम इसका भी पहला अक्षर लिख लेते हैं, काचा टाटा और पा। बस हो गया, सबको मिला देते हैं, सबका स्पर्श स्थान मिल गया। इस वर्ग का स्पर्श स्थान कंठ है, इसका तालु है, इसका मूर्धा है, इसका दंत है और इसका ओष्ठ है। तो हमने जाना इन 5 का कंठ, इनका तालु, इनका मूर्धा, इनका दंत, इनका ओष्ठ। अब बारी आती है प्रैक्टिकली हम लोग जान लें। सब कुछ हमको भूल गया है, फिर भी हम प्रैक्टिकल करके एग्जाम हॉल में जान लेंगे कि इस अक्षर का स्पर्श स्थान क्या है। जैसे यदि हम लोग इनमें से कोई अक्षर बोलते हैं तो इसमें जीभ की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, तो ये पता चलता है कि ये कंठ वर्ण है। कंठ वर्ण में जीभ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, शिथिल रहती है, और उसमें जरा सा वाइब्रेशन होता है। जैसे हम बोलेंगे का, खा, गा, घा, अंगा, तो इसमें हमारा कंठ काम कर रहा है, इसमें जीभ की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो हम जान सकते हैं कंठ वर्ण है। फिर बोलते हैं चा, छा, जा, झा, या, तो आप देख रहे होंगे, आप अभी बोल के देखिए, चा, छा, जा, झा, या, इनमें से कोई वर्ण बोलते हैं तो हमारी जिह्वा हमारी तालू को स्पर्श करती है, और इसको बोलते हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। आप देख रहे होंगे कि आपके ऊपरी दंत का जो मसूड़ा है और तालु का जो अग्रभाग है वहीं आपकी जीवा टच कर रही होगी, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। किसी अक्षर को बोलेंगे आप देख लीजिए बोल करके। और ता, था, दा, धा, ना में से कोई अक्षर बोलते हैं तो ये तो दंत है, ता, था, दा, धा, ना। आप देख रहे होंगे आपकी जीभ दांत को टच कर रही है, आपके दंत को स्पर्श कर रही है, इसलिए इसको दंत वर्ण कहा गया है। और पा, फा, बा, भा, मा ऐसे बोलते हैं। तो आपके देखिए ओष्ठ की बहुत ही बड़ी भागीदारी है, पा, फा। अभी ओष्ठ को पकड़ लीजिए तब बोलिए पा, फा, बा, बा, नहीं बोल पाएंगे, तो इसीलिए ये ओष्ठ वर्ण है। अब बात आती है कि इनमें से कोई अक्षर आ जाए और उस अक्षर को स्पर्श स्थान के तौर पर क्या बोलें, क्या कहें, या उसका क्या नाम होगा। तो इसको हम लोग जान लेते हैं। इसमें से कोई अक्षर आता है खा,
खा, खा वर्ण को स्पर्श स्थान के आधार पर क्या कहा जाता है, या क्या कहा जाएगा, या क्या कहा जाए। तो ये पहली बात तो आपका खा जो है एक कंठ वर्ण है। कंठ से बोले जाने के नाते ही इस वर्ण को कंठ, कंठ माने कंठ वाला, कंठ वर्ण, कंठ वाला वर्ण कहा जाता है। यही सबके लिए होगा, का खा ग घ अंग कोई भी अक्षर हो। इसमें से कोई अक्षर आता है, झा आता है, मान लीजिए स्पर्श स्थान के आधार पर झा का क्या नाम है, तो झा ताल से बोला जाता है, इसलिए इस अक्षर को तालव्य माने तालु वाला वर्ण कहा जाता है। तो ये झा ही नहीं बल्कि चा छ ज झ इया सभी अक्षर, क्योंकि सभी का स्पर्श स्थान एक है तो सभी को तालव्य वर्ण कहा जाता। इसमें से कोई अक्षर आता है, मान लीजिए हम डा को ले लें, डा को, तो टाठा डाढ़ा अड़ा ये सभी मूर्धा से बोले जाते हैं, मूर्धा पे हमारी जिह्वा टच करती है, इसीलिए इन सब को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। बात करते हैं इसमें से किसी की, तो दा को ले लीजिए, दा का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत है, इसलिए इनको दंत यानी दंत वाला वर्ण कहा जाता है। अंतिम में किसी को ले लीजिए, पा को ले लीजिए, पा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इसको ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक अक्षर का अपना एक नाम हो गया स्पर्श के आधार पर। इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, इसको भी देखिएगा और देखते हैं कि इसमें इस नासिका का क्या स्थान है। तो बहुत ही आसान है मित्रों, सभी वर्गों के ये जो पांचवें वर्ण है, अंतिम वर्ण है, इन सभी का उच्चारण स्थान नासिका है, इन सभी का उच्चारण स्थान नासिका है। इनको सभी को कोई अक्षर हो इसमें, मान लीजिए ना हो, ना हो तो ना को नासिका स्थान होने के नाते ही कंठ वर्ण के साथ साथ नासिक के वर्ण भी कहा जाता है। इन पांचों को नासिक के वर्ण कहा जाता है। देखिए इसमें थोड़ा सा भ्रम होने की स्थिति है, इसलिए हम भ्रम को साफ कर दे रहे हैं। अंगा का उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ होने के साथ साथ इसका उच्चारण स्थान नासिका भी है। इसी प्रकार चाछा जाझा इया प्रत्येक का उच्चारण स्थान तालु था, तो इया का भी उच्चारण स्थान तालु है, लेकिन तालु होने के साथ साथ इया का उच्चारण स्थान नासिका है, ये नासिक के वर्ण है। इसी प्रकार सबका अपना उच्चारण स्थान है, उसके साथ ही ये पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। आप बोल के जान सकते हो, अंगा ञा अड़ा ना मा, इया मा अंगा अड़ाना मा, इया मा अंगा अड़ाना मा, इस प्रकार बोलते हैं इया मा अंगा अड़ाना मा। तो इसमें आपके नासिका की, आपके नाक की बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अभी आप नाक को पकड़ लीजिए और बोलिए इया, तो इया को नहीं बोल पा रहे हैं, किसी भी अक्षर को बोलिए, माँ को बोलिए मान लीजिए माँ, तो आप नहीं बोल पा रहे हैं। इन सब को बोलने में आपकी नासिका की बहुत ही बड़ी भागीदारी होती है, इसलिए सबको नासिक के वर्ण कहा जाता है। इनका दो दो उच्चारण स्थान होता है, जैसे इसका कंठ होने के साथ साथ ही नासिका है, ताल होने के साथ साथ ही नासिका है, मूर्धन्य होने के साथ साथ ही नासिका है, दंत होने के साथ नासिका है और ओष्ठ होने के साथ नासिका है। तो बस इतना ही है, इन्हीं को स्पर्श वर्ण कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसमें इतना ही आपको याद करना है, दो तीन बातों पर आपको ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो पूछा जाएगा, स्पर्श वर्णों की संख्या जो कि 25 है, 25 है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है नासिक के वर्णों की संख्या 5 है, ये केवल व्यंजन में हम लोग पढ़ रहे हैं। और फिर आपसे पूछा जा सकता है वर्गों की, वर्णों नहीं है मित्रों, ध्यान से देखिएगा, वर्गों है, वर्गों की संख्या कितनी है, तो वर्ग भी आपके 5 हैं।
और इसमें प्रत्येक का उच्चारण स्थान, मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया परीक्षा में ढा का उच्चारण स्थान क्या है, आपने सोचा अपने मन में कि टा ठा डा ढा, टावर का वो अक्षर है और टावर का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है। तो टा है कितने नंबर पर, तो का च टा, का च टा पा आपने याद किया है, तो का च टा तीसरे नंबर पे है। इधर से कतामू दो सूत्र को हम लोग बोलते हैं, तो कतामू दो कतामू, इधर से तीसरे नंबर पे हमको मुँह मिला, अर्थात इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। नहीं दिक्कत हो, परेशानी हो तो इस तरह से लिख लीजिए कतामुदो और पांचों वर्गों के पहले अक्षरों को। और टाठा डाढ़ा अड़ा आपसे पूछा गया है, ढा आपसे पूछा गया है, तीसरा है तो तीसरा आप देखिए और इसमें तीसरा देखिए और दोनों को मैच करा दीजिए। तो ये रहा आपका हिंदी वर्णमाला का भाग 9। भाग 9 में आपने स्पर्श व्यंजनों को पढ़ा। स्पर्श व्यंजनों में तमाम बातें आपने सीखा, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य उनको आपने पढ़ लिया। भाग 10 आपका फिर जल्दी ही बनेगा, जल्दी ही भाग 10 लेकर हम हाजिर होंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, क्यों कुछ अक्षरों को अंतस्थ कह दिया गया है, अंतस्थ माने होता क्या है, क्यों ऊष्म कह दिया गया, ऊष्म मीन्स गर्म होता है, क्यों कुछ अक्षरों को गर्म कह दिया गया है, संयुक्त क्यों कहा गया, संपृक्त क्यों कहा गया, द्वित्व क्यों कहा गया, अयोग विवाह क्यों कहा गया, सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो बने रहेगा हाँ इस वीडियो पर और सभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो संस्कृत आस्था हमारा अभी नया यूट्यूब चैनल है, तो सपोर्ट करिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हिंदी वर्णमाला भाग 10 में। तब तक के लिए धन्यवाद।